नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, जीएसटी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे गिरफ्तार हो गए हैं। घूस लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे गिरफ्तार हो गए हैं। जीएसटी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे की गिरफ्तारी हुई है। घूस लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं विजिलेंस की टीम ने ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में आज विजिलेंस की कार्रवाई देखने को मिली जिसमें घूस लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। जीएसटी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया गया है। तो घूस लेते हुए जीएसटी कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। घूस लेते हुए रंगे हाथों जीएसटी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, विजिलेंस की टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान लखनऊ से ये खबर मिल रही है जहां जीएसटी कमिश्नर के खिलाफ विजिलेंस की टीम ने एक्शन लिया है। जीएसटी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं जीएसटी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे। तो विजिलेंस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ा एक्शन जीएसटी कमिश्नर के खिलाफ। कई जगहों पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। उसके बाद घूस लेते हुए रंगे हाथों जीएसटी कमिश्नर को गिरफ्तार किया। जीएसटी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से खबर आ रही है कि विजिलेंस की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जीएसटी कमिश्नर को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पर वाणिज्य कर कार्यालय से डिप्टी कमिश्नर जीएसटी को रंगे हाथों 2 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है विजिलेंस के पास आया हुआ था, जिसमें रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन नंबर पर एक स्पोर्ट कंपनी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और जिसमें कहा गया था कि इसके रिफंड के नाम पर उसको 20 लाख रुपए मिलना है, जिसमें जो डिप्टी कमिश्नर है वह 2 लाख रुपए का घूस मांग रहे हैं। इस सूचना पर विजिलेंस टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई और विजिलेंस टीम ने आज जाल बिछाया और विजिलेंस टीम ने वाणिज्य कर की दफ्तर से धर्मेंद्र पांडे को जो है 2 लाख रुपए का घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पकड़कर विजिलेंस टीम अपने साथ ले गई। वही इस मामले में एसपी विजिलेंस अरविंद कुमार का कहना है कि जब यह शिकायत उनको हेल्पलाइन नंबर पे मिली तो वह जो है पूरी तरह से जाल बिछाने लगे और जिस कॉलर ने फोन किया था उसको बुलाकर पहले सच्चाई परखी गई और उसके बाद रुपए भी देने के लिए कहा गया और उस रुपए में केमिकल लगाकर आज करीब शाम 4 बजे वाणिज्य कर दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर को जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और विजिलेंस टीम का कहना है कि इस मामले में अब उन पर जो है मुकदमा चलाया जाएगा घूसखोरी का और साथ ही साथ उन्हें जेल भेजा जाएगा। जी रिया। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से जीएसटी कमिश्नर को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, अब विजिलेंस के आगे क्या कुछ कदम रहेंगे, क्या कुछ उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से? बात करें कार्रवाई की तो एसपी विजिलेंस अरविंद चतुर्वेदी का कहना है कि इस मामले में जाल बिछाकर उनको जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया है उनकी टीम ने और इस मामले में विजिलेंस थाना सेक्टर पर अपराध संख्या 08/24 धारा 1988 तथा जो अपराध की धारा है उसमें 2018 के अंतर्गत जो है अपराध निरोधक अपराध का मुकदमा दर्ज किया गया, घूसखोरी का मुकदमा दर्ज किया गया और इस मामले में अब
विजिलेंस ने उनके खिलाफ मुकदमा गंभीर धाराओं में घूसखोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल जिस तरह से राजधानी लखनऊ में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर जैसे जो ओहदेदार अधिकारी, अभी तक तो यह सुनने में आता था कि छुटभैया कर्मचारी घूस ले रहे हैं और उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और विजिलेंस टीम कई दरोगाओं को भी राजधानी लखनऊ समेत यूपी के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन भैया डिप्टी कमिश्नर रैंक के जो अधिकारी हैं उनको आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उनके ऊपर घूसखोरी, भ्रष्टाचार का मुकदमा जो है लखनऊ में दर्ज हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है यह बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले में अब यह कहा जा रहा है कि सरकार भी उन पर एक्शन लेगी, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं शासन का आईना होते हैं। और जिस तरह से भ्रष्टाचार मामले में आज कमिश्नर धनेन्द्र पांडे पर FIR दर्ज हुई और जिस तरह से विजिलेंस टीम उनको रंगे हाथ पकड़ कर चौराहे से लेकर गई, ऐसे में जो मामला है ये बेहद गंभीर है। जी भैया। ठीक है मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासत जारी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने राष्ट्र का अपमान किया है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस अलगाववादी और एंटी हिंदू विचार के साथ चलने वाले कांग्रेस बन गई है। साथ ही राहुल गांधी माओवादी विचार वालों के प्रभाव में है। हिंदू धर्म के शक्ति की कल्पना से हम लड़ रहे हैं। आपको ये दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की हिम्मत है किसने दी? राहुल गांधी ने कल हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति सबों का अपमान किया। हमें लगा कि गलती का एहसास होगा उनको, लेकिन एक दिन तक उसको परिमार्जन करने का कोई संकेत नहीं मिला। उनके जो दरबारी प्रवक्ता हैं उसकी उस टिप्पणी में ज्ञान खोज रहे थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर विचार हुआ कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनसे एक सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस से पूछना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में यह कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। The Congress party under Rahul Gandhi is no more the Congress party imbued with the doctrine and ideals of Mahatma Gandhi ji. This is a Congress party led by a divisive mind, Maoist thought, an anti-Hindu thought. Mr. Rahul Gandhi is completely in the sway of these elements. राहुल गांधी जैसे तत्वों के प्रभाव में हैं। उनके शब्द आपने बहुत सुने हैं, लेकिन मुझे उनके शब्द को भी रखूंगा, जो स्पष्टीकरण आया वो भी रखूंगा। ये राहुल गांधी के एग्जैक्ट शब्द मैं कोट कर रहा हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। माने हिंदू धर्म के शक्ति की कल्पना से हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं? आपके करने की हिम्मत है? आपको करने दिया जाएगा? वहीं जामा से जेएमएम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है।
सोरेन जी का स्वागत है, उसका पार्टी तय करेगी। क्या कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है या फिर कोई आप लोग? पार्टी तय करेगी। पार्टी में वो मेरी जो जानकारी है वो बिना किसी कंडीशन के इस पार्टी में आई। क्या लोबिन हेम्ब्रम के भी अब बारी है? ये तो भविष्य बताएगा कि चंपई होंगे कि लोबिन होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि कल्पना भाभी जब मुख्यमंत्री पद के लिए गांधी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो चंपाई जी क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है कि आंदोलनकारी की ये पार्टी रहेगी, ये पार्टी आयातित लोगों की होगी। देखिए, सबका स्वागत है और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है। लंबे वर्षों से तो मैं नहीं जानता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। उसकी इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, वो यहाँ बीजेपी की सरकार में है। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर है कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दें, और इसलिए आपने देखा कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, वो तो हमसे बेहतर आप सीता सोरेन बता सकती है। देखिए, ये बातें तो जब लिखनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्य समिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है, क्योंकि हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं वो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। सब कोई तो पशुपति कुमार पारस है नहीं कि उन्होंने मंत्रिमंडल से जब त्याग पत्र दिया तो 3 लाइनों का दिया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन जो खामोशी उनके अंदर है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सीता सोरेन जी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब किस दबाव से वो चली गई है वो तो हम नहीं बता सकते। झारखंड का आम जनता जो है वो हेमंत सोरेन जी के साथ है। जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फर्जी केस में फंसा करके जेल भेजने का जो काम भाजपा ने किया है, उसको झारखंड के जनता कभी माफ नहीं करेंगे। अब किस डर से सीता सोरेन जी चली गई है, ईडी सीबीआई को तो आजकल आप पहले से मालूम हो गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर्स हैं, शूटर्स हैं, गुंडे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो आपको दिखाई दिया ना कि छापामारी करते थे, पैसे वसूली चल रही है। मोदी जी का पैसे वसूलने वाले गैंग जो है ईडी और सीबीआई हो गई है। तो उसी तरह से आप सीता जी सोरेन जी के साथ क्या किया है पता नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मिशन दक्षिण जारी है। केरल में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के सेलम में उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी यहां एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़
डीएमके पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को जो समर्थन मिल रहा है उससे डीएमके की नींद उड़ा दी है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा जन समर्थन पूरा देश देख रहा है। एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है इसने डीएमके सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने आगे कहा अब तमिलनाडु ये तय कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। मेरी बहुत आत्मीयता के.एन. लक्ष्मणन जी से भी थी। लक्ष्मणन जी ने यहां तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने बहुत सारे स्कूल भी शुरू करवाए थे। आज सेलम आया हूं तो स्वाभाविक रूप से ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति। मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है। यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है। यहां कन्याकुमारी शक्तिपीठ है। यहां की शक्ति समयपुरम मारियम्मन है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडी अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु सुब्रमण्य भारती जैसे महान व्यक्तित्व की धरती है। सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविताओं में
शक्ति स्वरूप में भारत मां की उपासना की थी। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। इसलिए देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।